नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आज महाराष्ट्र की सियासत को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 4-5 महीनों से लगातार कोई ना कोई बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। इस वक्त आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पर कई तरीके से संदेह जो है वो बने हुए। क्या वो इस सत्ता को स्थिर रख पाएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से सत्ता को हथियाने में कामयाबी हासिल की थी, क्या उसी तरीके से उस पूरे कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि विपक्ष के नाते अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे बड़े नेता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करते नजर आ रहे हैं। और शरद पवार का वो बयान आप याद कीजिए जो उन्होंने सत्ता गठन के बाद ही दिया था। सीधे तौर पर उनके द्वारा कहा गया था, ये बयान दिया गया था कि दरअसल 6 महीने के भीतर भीतर इस सरकार का पतन हो जाएगा। लेकिन अभी भी सरकार जो है चल रही है और आप कह सकते हैं कि बेहतरीन ढंग से एकनाथ शिंदे सरकार को चलाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस। दरअसल देवेंद्र फडणवीस भले उप मुख्यमंत्री के पद पर हों, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी, सत्ता की जो कुंजी है उन्हीं के पास है। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे को तमाम तरीके के फैसले को लेने में कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर जो सहयोगी हमारे उनसे राय लेंगे उनकी कि दरअसल उनके नज़रिए से महाराष्ट्र की सियासत में अभी किस तरीके के बदलाव है और आने वाले समय में क्या चीज़ें जो देखने को मिल सकती है। मेरे साथ प्रांशी जी, इनसे जान लेते हैं कि दरअसल इनके नज़रिए से अभी महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो सत्ता आपके हिसाब से क्या अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे एकनाथ शिंदे, या फिर बीच में ही इस तरीके की जोड़ तोड़ की सरकारों का जो हश्र होता है वही देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो अबरार ऐसी कोई भी यहाँ पर संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन गौर किया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना अभी बाकी है। फिलहाल देखा जाए शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज तो कर दिया गया है, लेकिन 29 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तभी यहाँ पर जाहिर हो सकता है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे की सरकार का क्या होगा, क्या ये सरकार गिरती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से डंके की चोट पर यही कहते हुए नजर आए हैं कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, हम ही जीतेंगे, हम जीत हासिल करेंगे। और उनका दावा रहा है सरकार गिरने पर उस वक्त को लेकर कि अगर उनका एक भी विधायक यहाँ पर हार का सामना करता है तो वह यहाँ पर राजनीति तक छोड़ देंगे। तो अगर बयानों पर गौर किया जाए तो सरकार गिरती हुई नजर नहीं आ सकती। लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की जो साजिशें देखने को मिलती हैं शायद उसी की वजह से वह आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार की माफ कीजिएगा गठबंधन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सत्ता में शिवसेना की ही सरकार होगी। तो ऐसे में देखा जाए अबरार, कह पाना अभी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बीजेपी है। देवेंद्र फडणवीस जो डंके की चोट पर जनसभा को संबोधित करते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार सत्ता से गिर नहीं जाएगी तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे, और वाकई में वह कामयाब भी हुए। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार सत्ता से गिरती हुई नजर आएगी। बीएमसी चुनाव को देख करके अगर एक प्रश्न लेना चाहूँ मैं, दरअसल बीएमसी चुनाव में इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सियासी जो मुश्किलें हैं वो पैदा हो रही, क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे भी उनके खिलाफ है, उद्धव ठाकरे भी उनके खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कि दोहरी चुनौती है उनके लिए। तो इस बार क्या उसी परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे जो पिछली बार देखने को मिला था? लेकिन पिछली बार आप देखिए कि बीजेपी भी गठबंधन का हिस्सा थी, एकनाथ शिंदे खुद शिवसेना में थे। तो ऐसे में क्या अगर कहा जाए नतीजों में क्या बदलाव हो सकते हैं इस बार बीएमसी चुनाव में? उद्धव ठाकरे के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह रहे? देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए देखा जाए तो साफ तौर पर यहाँ पर वही नुकसानदायक चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ 40 विधायकों ने बगावत की बल्कि सांसद, कार्यकारी और पदाधिकारी भी इस गुट में यानी कि शिंदे गुट में शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं बीएमसी चुनाव की तरफ। तो इससे पहले ही यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि गजानन कीर्तिकर हाल ही में शामिल हुए, लेकिन उनके बाद जिस तरीके से सुहास कांदे की नाराजगी देखने को मिली, जिनको देखकर ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं उद्धव गुट में वह वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कई नेता और हैं जो शिंदे गुट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रही बात यहाँ पर सीटों पर गौर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बीएमसी चुनाव में उद्धव को यहाँ पर जीत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उद्धव गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस गुट को कमजोर पड़वाने के लिए शिंदे गुट और भी अलग तरीके से दावपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ पर किसी भी कीमत में बीएमसी चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं करने देगी। और यहाँ पर अगर चुनाव चिन्ह पर गौर किया जाए तो एक वक्त धनुष और तीर जो चुनाव चिन्ह रहा शिवसेना का, आज वह बदल चुका है। यहाँ पर
फ्री सिंबल्स आवंटित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में देखा जाए बाला साहेब ठाकरे जी के द्वारा जिस पार्टी को स्थापित किया गया, आज वो पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरीके से टूट कर बिखर चुकी है, आज तो सिंबल भी नहीं है जिस सिंबल के लिहाज से आप चुनाव लड़ते थे। और देखा जाए तो उद्धव की जब सरकार रही उस वक्त ये कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सीएम तो नजर तक नहीं आते हैं। तो अगर उन्हीं चीजों पर गौर किया जाए, उनके कार्य पर गौर किया जाए, तो मुझे नहीं लगता अगर जनता उनसे असंतुष्ट रही है तो जाहिर सी बात है उन्हें जीत नहीं मिल सकती है। और एकनाथ शिंदे पर जो ओपिनियन पोल्स किए गए थे उसमें देखने को मिला कि अब तक के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में वह टॉप पर आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे पर जिस तरीके से सवाल खड़े हुए थे कि उनकी सरकार में हिंदुत्व नजर नहीं आता है और बाला साहेब ठाकरे जी की उनमें छवि देखने को नहीं मिलती है, तो उस लिहाज से देखा जाए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को हार का सामना जरूर करना पड़ सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि पार्टी में एक बड़ी टूट के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में फिर से उसी तरीके से और उसी स्तर पर अपने मकाम को बना पाना एक बड़ा टास्क माना जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो इस समय जिस तरीके से दीपक मेरे साथ बने उनसे जानते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके की स्थिति बन रही, जस्टिस दीपांकर दत्ता के द्वारा जो फैसले दिए गए थे, क्या इस तरीके के फैसले के आने के बाद अब उद्धव ठाकरे की उम्मीद जो है वो जागी और फिर से वो उसी जोश के साथ महाराष्ट्र की सियासत में जो उभरते हुए नजर आएंगे? देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में उभर पाना ठाकरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी जो चुनाव आयोग का फैसला आना है वो बहुमत के आधार पर आना है और 8 और मुख्य कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या शिंदे गुट में शामिल होगी, ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई थी। उसको तो पढ़कर सभी चौंक गए थे, उसमें 3 सांसदों की भी खबरें थी। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि शिवसेना 90% से ज़्यादा शिंदे के पास होगी, तो उसका कोई वहाँ पर पहलू ही नहीं बनता कि अगर शिंदे को यहाँ पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिले या ना मिले, लेकिन विधायकों का समर्थन और विधायकों के समर्थन में जनता खड़ी रहती है। उद्धव के समर्थन में काफ़ी लाख लोग होंगे, बाला साहब ठाकरे के समर्थन में करोड़ों लोग होंगे, लेकिन विधायकों के समर्थन में जो संख्या एक एक करके जो बनती है उससे करोड़ों की संख्या यहाँ बन जाती है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं शिंदे को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिंदे गुट है, फडणवीस ने भी अपने निर्दलीय विधायक और अपने तमाम विधायकों की संख्या को पूरा झोंक रखा है शिंदे के समर्थन में। आपको याद होगा कि सिर्फ शिवसेना के विधायकों ने बगावत करी थी, लेकिन निर्दलीय विधायकों क्या रुख था? निर्दलीय विधायक क्यों गए थे उसमें? बच्चू कडू क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे ताकि मंत्री पद को लेकर सारी बातें साफ हो सके। तो यही एक वजह थी। कोर्ट का फैसला जो आएगा वो तो कानूनी तौर पर होगा, लेकिन कानून इस समय शिंदे बने हुए। ये गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय शिंदे हैं। उनकी विधायकी छीन लेना या शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनको ना देना बहुत मुश्किल टास्क होगा इस बार कोर्ट में, और जो 29 नवंबर को सुनवाई होगी उस पर सबकी नजरें होंगी। अगर इस पूरे मामले को इस नज़रिए से हम देखें कि दरअसल सत्ता की तरफ हर कोई जाना चाहता है और ख़ासतौर से निर्दलीय विधायकों का यही जो है हमेशा फैसला देखने को मिला, चाहे अलग अलग राज्यों की सियासत को आप देखें तो कि वो सत्ता की तरफ जो है झुकते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या बीएमसी चुनाव में अगर नतीजों में कोई बड़ा उलटफेर होता है, उद्धव ठाकरे की वापसी होती है और विधानसभा चुनाव को भी जोड़ ले इसमें, तो क्या उस समय नतीजों के हेरफेर के बाद कहीं ना कहीं फिर से तमाम विधायकों की वापसी को लेकर के अगर मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं, तो आपका क्या इस पर नजरिया रहेगा? क्या विधायकों की वापसी देखने को मिल सकती है? देखिए, ये कयास हो सकता है, सिर्फ उद्धव के लिए एक सपने से कम नहीं होगा कि विधायक वापस आ जाए मातुश्री। उद्धव ने हाथ जोड़े थे, उद्धव रो तो नहीं पड़े थे खैर, लेकिन हाँ उनकी आंखों में आंसू जरूर नजर आए थे, मायूस जरूर थे कि विधायक किसी भी कीमत पर वापस आ जाओ, आपकी जो भी शर्तें होंगी, जो भी मांगे होंगी उनको सुना जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। कोई विधायक आया ही नहीं, उस समय नहीं आया। रश्मि ठाकरे ने पूरी कोशिश कर ली, शरद पवार ने कर ली, संजय राउत ने कर ली, आदित्य तक ने, अजित पवार सब ने कर ली, लेकिन विधायक नहीं आया। अब जो बड़ी वजह हो सकती है उसमें यही वजह हो सकती है, या तो शिंदे इतना बड़ा झटका विधायकों को दें, या बीजेपी के नेता और शिंदे गुट आपस में लड़ जाए, या फिर 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आता है तो बात की बात हो सकती है। क्योंकि जो विधायक, उसमें से कई विधायक ऐसे जो ये चाहते हैं कि हम शिवसेना चुनाव चिन्ह के ही साथ आगे बढ़े। अगर शिवसेना का चुनाव चिन्ह उद्धव को मिल जाता है तो उनके पास आखिरी ऑप्शन रहेगा उद्धव के पास जाने का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत तरीके के सियासी हालात जो इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी उन तमाम विधायकों को लेकर के एक बड़ा बयान जारी कर दिए थे कि मातोश्री के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन वाकई में क्या वो तमाम विधायक सत्ता को लात मारकर फिर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में लौटेंगे? जबकि उद्धव ठाकरे की सियासी हैसियत इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में उस तरीके से नहीं रह गई है। फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में बीएमसी चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारियां जो इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। उद्धव ठाकरे क्या वाकई उसी जोशो खरोश के साथ फिर से महाराष्ट्र में जो है चुनाव में उतरते हुए नजर आते हैं? इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।